पूछा ही जाता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं, मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे सब लोग। इंड एस 102 और जिसका नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट्स, बेस्ड पेमेंट। इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, जिसको मैं प्यार से बोलूंगा SBP। ठीक है, तो अब एक एक करके जरा इसकी परतों को खोलते हैं, धीरे धीरे हौले हौले से करते हैं स्टार्ट, और एक एक बात समझते हैं कि इस एस में आखिर है क्या। क्योंकि इस एस को लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मिथ है, एक गलत फहमी है, जरा उसको पहले दूर कर लें कि ये क्या है। तो सबसे पहली बात हम करेंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट this term includes the word, इस टर्मिनोलॉजी में एक शब्द है पेमेंट। तो सर सबसे पहले तो पेमेंट का मतलब हम समझें, ठीक है ना। दिस टर्म इंक्लूड द वर्ड्स पेमेंट, तो पहले तो पेमेंट का मतलब हमें समझना चाहिए। तो मीनिंग ऑफ पेमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेमेंट? मीनिंग ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट का मतलब एक्सपेंस हो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। एक्सपेंस और इनकम एक्रूअल पे चलते हैं और रिसिप्ट और पेमेंट कैश बेसिस पे चलते हैं, वैसे देखा जाए तो मीनिंग ऑफ पेमेंट इंड एस 102 का नहीं बोल रहा हूं मैं, यहां पे मैं जनरल मीनिंग ले रहा हूं। जनरल मीनिंग, ये तो सर आपकी आदत है कि आप पहले सब चीजों के जनरल मीनिंग ले लेते हो, जिससे काम आसान हो जाता है आपका भी और हमारा भी। तो जनरल मीनिंग ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है ना। हम ले लेते हैं कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो मतलब ये जनरल मीनिंग है इस पेमेंट का, ठीक है ना। तो ठीक है साहब, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। सर अब पेमेंट टू हुम, यहां पर हम बात करते हैं कि पेमेंट टू हुम, सर ये पेमेंट किसको करेंगे? पेमेंट टू हुम, तो हमारे बिजनेस में जनरली हम पे किसको करते हैं? जनरली इन एनी बिजनेस पेमेंट इज मेड टू, सर किसको करते हो सर आप पेमेंट? मैंने कहा यार आप खुद सोचो, सप्लायर ऑफ गुड्स। हाँ सर ये बात तो सही बोली सर आपने, जो गुड्स सप्लाई करते हैं हमको, यानी जिनसे हम गुड्स परचेस करते हैं, मतलब हमारे क्रेडिटर्स, उनको हम पेमेंट करते हैं सर। और कोई जरूरी नहीं है कि गुड्स ही सप्लाई करें, हम सर्विसेज भी ले सकते हैं ना। सप्लायर ऑफ सर्विसेज, सप्लायर ऑफ सर्विसेज, ठीक है। गुड्स सप्लाई करते हैं हमको, या हमको सर्विसेज देते हैं। और सर्विसेज में सर दो चीजें हो सकती है सर। मैंने कहा अच्छा क्या? बोले सर आप खुद सोचो ना सर, आपको नहीं मालूम क्या? मैंने कहा यार मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, आप बता दो। बोले सर एक बात बताओ, सप्लायर ऑफ सर्विस का मतलब हमने सर्विस ली तो ही तो हम पैसे देंगे, उसको पेमेंट करेंगे। मैंने कहा हाँ बात सही है आपकी। तो आपने बोला सर एक तो देखिए हमको हमारी मशीन को रिपेयर करवाना था, है ना, तो हमने रिपेयर के लिए किसी और को बुला के रिपेयर करवा लिया और उसको पैसे दे दिए, या हमने उसको पेमेंट किया, पैसे दिए क्या दिए, पेमेंट किया। तो सप्लायर ऑफ सर्विसेज, तो ये नॉन एम्प्लॉय भी तो हो सकता है सर। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, नॉन एम्प्लॉय। और सर एक नॉर्मल बात है, हमने यहाँ पे रिपेयर्स का खर्चा दिया, या हमारे लैंडलॉर्ड ने हमको जगह किराए पर दी है, तो वो सर्विस दे रहा है, हमें जगह प्रोवाइड करवा रहा है, तो हम उसको रेंट दे रहे हैं, तो ये लोग तो नॉन एम्प्लॉय हो गए। पर हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करता है, वो हमारा काम करता है, हम उसको सैलरी देते हैं।
तो वो भी तो सर्विस दे रहा है सर, तो वो हमारा एम्प्लॉय है। नॉन एम्प्लॉय और सप्लायर ऑफ सर्विस एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। नॉन एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज, ये दो बातें हो गई। सर पेमेंट तो इनको करेंगे हम, ठीक है ना? हाँ, तो सर आपने बता दिया कि एस का नाम, इंड एस 102 का नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट। इस शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब अभी आपने नहीं बताया, आपने पेमेंट के पर जोर दिया और आपने कहा कि पेमेंट का जनरल मीनिंग होता है आउटफ्लो, और पेमेंट करते किसको है? तो सप्लायर ऑफ गुड्स को, सप्लायर ऑफ सर्विसेज को, सप्लायर ऑफ सर्विसेज में नॉन एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज को। सर इसके एग्जाम्पल लिख लें क्या? मैंने कहा बिल्कुल लिखना चाहिए। एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स या पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर परचेज, बहुत आराम से और ढंग से करना है। एक तो ये हो गया परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है सर। और सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मैंने कहा भाई इसमें एग्जाम्पल आप बहुत सारे लिख सकते हो ना। रिपेयर करवाया, एक सर्विस है। रेंट पे जगह यूज की, सामने वाले ने आपको प्रोवाइड की है, सर्विस प्रोवाइड की है, जगह किराए पे दी है। और सर टेलीफोन बिल हो सकता है आपके बिजनेस का, हाँ सर, एक्सेट्रा। ये लोग जिनको आप पेमेंट कर रहे हो इनसे सर्विस तो ले रहे हो, पर आप इनको, ये आपके एम्प्लॉय नहीं है। और जो है यहां एग्जाम्पल में बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है साहब, सैलरी, सैलरी एक्सेट्रा, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन, वो तो कुछ भी नाम हो सकते हैं, अल्टीमेटली वो एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। सर इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स भी हो सकता है क्या? हाँ अभी बात करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम्पल पे मत जाएं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई हमें कोई मशीनरी इंस्टॉल करवानी है, तो मशीनरी इंस्टॉलेशन की सर्विस हमने ली है, तो डेफिनेटली वो पेमेंट हुआ है, वो नॉन एम्प्लॉइज है। आप तो लॉजिक से समझिए, देखिए आपने गुड्स अगर एक्वायर किया है, अगर आपने गुड्स एक्वायर, हाँ और मैं एक चीज और बताऊं, सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लायर ऑफ सर्विसेज, मैं भी इसको अलग से लूंगा। जो आपने मशीनरी वर्ड लिया है, चलो मैं यही लिखवा देता हूं, सप्लायर ऑफ गुड्स ऑब्लिक एसेट्स, तो मेरा काम बच जाएगा। लो हमने मशीनरी खरीदी तो उसको भी तो पेमेंट देना पड़ सकता है, यस और नो? यस सर। तो मैं यहां पर इसका एक एग्जांपल आपके कहने पर ऐड करवा रहा हूं, हालांकि मैं इसको अलग से ले सकता था, लेने वाला था, लेकिन हमें यहां पर भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। एग्जांपल है यहां पर पेमेंट टू सप्लायर ऑफ एसेट्स, तो ये पेमेंट की बात हो गई है, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया है। सर अब आप ये बताइए शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? आपने ये तो बता दिया, तो शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको पहले समझा दूं, जरा ध्यान सुनना। इंड एस 102 का नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट, और हमारे बिजनेस में जो भी शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन होंगे हमें उसकी अकाउंटिंग सिखाएगा इंड एस 102। दिमाग में फिट कर लीजिए, अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस। लेकिन उसके लिए आपको समझना जरूरी है कि शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, जरा ध्यान से सुनिए। आपको किसी को भी पेमेंट करना है, आप उसका पेमेंट शेयर की वैल्यू पर बेस्ड करेंगे, आप उसका पेमेंट शेयर की वैल्यू पर बेस्ड करेंगे, वो शेयर बेस्ड पेमेंट होगा। मैंने ये नहीं कहा कि आप उसका पेमेंट शेयर्स में करेंगे, कैश में करेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक है। या ध्यान से सुनिए, व्हाट इज शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट, अब यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब क्या है। तो सर प्लीज बताइए क्या मतलब है। मैंने कहा जी देखो, ध्यान से देखना, पेमेंट इज मेड, कैसे पेमेंट हुआ? कैश में, चेक से, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, पेमेंट हुआ। पेमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ एंटिटी। कोई भी एंटिटी अपने शेयर की वैल्यू पर बेस्ड पेमेंट करेगी, दैट इज कॉल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। सर अभी बात समझ में नहीं आई सर, सही में। तो मैंने बोला भाई, मैंने भी समझाई कहा है, ये तो मैंने जनरल मीनिंग बोला है कि इतना तो समझो पहले, जनरल मीनिंग, ये तो सिंपल सी बात है। तो सर अब आप बताइए क्या मतलब है इसका।
यहां पर मतलब समझिएगा, एग्जाम्पल्स के साथ हम मतलब समझ रहे हैं अब धीरे धीरे। नैन्सी लिमिटेड परचेज गुड्स या परचेज्ड एसेट या एक्वायर सर्विसेज फ्रॉम इट्स एम्प्लॉइज और नॉन एम्प्लॉइज। वो आप समझ जाएंगे कि मैंने नॉन एम्प्लॉय कब लिखा है और एम्प्लॉइज कब लिखा है। एज द केस में बी, नैन्सी लिमिटेड ने गुड्स खरीदे, एसेट खरीदी, सर्विसेज ली, एम्प्लॉइज से, नॉन एम्प्लॉइज से, जो भी है, ठीक है ना, एंड पेमेंट ₹20,000 ड्यू। सपोज 20,000 रुपए पेमेंट करना है, ठीक है ना। नैन्सी लिमिटेड इश्यूज ₹20,000 शेयर्स। नैन्सी लिमिटेड ने 20,000 रुपए देने थे, 20,000 रुपए के शेयर इश्यू कर दिए। नैन्सी लिमिटेड इश्यूज ₹20,000 शेयर्स, ठीक है ना, सुनिएगा पहले। और नैन्सी लिमिटेड प्रोवाइड्स, और ये एक काम करिए, यहां पर एक काम करिए, ये ऊपर वाले इसको हटा लीजिए, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा वरना बाद में जाके, कोई बात नहीं, उसको हटा लो। एज द केस में भी ये जो पेमेंट करना है, अब पेमेंट करना है, पेमेंट रिक्वायर्ड, वो तो लिख दे, अमाउंट भले मत लिखो, पेमेंट रिक्वायर्ड, पेमेंट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, टू बी डन। सर हमने काट दिया, अरे नहीं, काटा पीटी वाली बात नहीं है, हम नहीं चाहते कोई भी ऐसा कंफ्यूजन हो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नैन्सी लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू कर दिए, 20,000 रुपए के शेयर इशू कर दिए, पेमेंट जो भी था 20,000 रुपए के शेयर दे दिए। इसका ये मैंने क्यों हटवाया, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी मुझे आपको 20,000 रुपए देने तो मैं भी 20,000 दूं। आप हो सकता है मुझे डिस्काउंट दे दें, कुछ भी हो सकता है ना, या मैं लेट पेमेंट करूं तो आप मुझसे एक्स्ट्रा ले लें, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने वो चीज हटवाई है यहां पर कि अभी आप पेमेंट करना है। आपने किसी से गुड्स खरीदा, आपने सर्विसेज ली, चाहे वो एम्प्लॉय था नहीं था, आपने एसेट खरीदी, आपको पैसे देना है। अब पैसे के बदले में आप क्या दे रहे हैं, देखिए अमाउंट के बदले में आप क्या दे रहे हैं। आपने 20,000 रुपए के शेयर इशू कर दिए और प्रोवाइड्स कैश बेस्ड ऑन शेयर वैल्यू। एक्चुअली मैक्सिमम लोग समझते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब शेयर इशू करना। नो, शेयर बेस्ड पेमेंट में कैश भी दे सकते हो आप, बशर्ते वो कैश की कितना कैश दोगे, हाउ मच कैश, वो बेस्ड होगा शेयर की वैल्यू पर। बेस्ड ऑन शेयर वैल्यू प्रोवाइड्स कैश बेस्ड ऑन शेयर वैल्यू, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और नैन्सी लिमिटेड, एक और केस बना लेते हैं, नैन्सी लिमिटेड जो पेमेंट कर रही है पार्ट इन कैश, जो कि कैश कितना देंगे वो बेस्ड ऑन शेयर वैल्यू होगा। एक्चुअली एस का नाम है, इंडेस का शेयर बेस्ड पेमेंट, ऐसा पेमेंट जो शेयर की वैल्यू पर बेस्ड हो। देखो मैंने ऊपर लिखवाया भी है, जो कि शेयर की वैल्यू पर बेस्ड हो। तो पार्ट इन कैश बेस्ड ऑन शेयर वैल्यू, अभी और क्लियरिटी आएगी धीरे धीरे। एंड फॉर पार्ट शेयर्स इशूड, शेयर्स ही इशू कर लिए। तो ध्यान दीजिए, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली मालूम आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने क्या कहा था कि पेमेंट का मतलब, और मैंने गलत नहीं कहा था, पेमेंट का मतलब तो आज तक की भाषा में कैश आउटफ्लो होता है, मतलब पैसे जाना चाहिए, कैश या कैश इक्विवेलेंट, चेक से भी जा सकता है, एनईएफटी करा दो, आरटीजीएस करा दो, पेमेंट कैश होना चाहिए, कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो इस इंडेस का नाम ही गलत है, शेयर बेस्ड पेमेंट वर्ड में तो कैश ही होना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्लियर कर दें, नोट इन दिस इंडेस, आप फाइनल लेवल पर पढ़ रहे हैं, पहली बात, फाउंडेशन इंटर लेवल नहीं है ये,
और दूसरी बात इंडेस पढ़ रहे हैं, तो एक एक शब्द का इंपॉर्टेंस है। इन दिस इंडेस पेमेंट डज नॉट ओनली means outflow of cash, पहली बार यहां पर हम बात कर रहे हैं पेमेंट मीन्स पेमेंट में बी इन द फॉर्म अदर देन कैश, अदर देन कैश, ऑल्सो। अब वो अदर देन कैश क्या है वो जरा देखते हैं, पर ये नोट आपने लिख लिया। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर हम यहां पे सामने जरा तीन चीजें लिख रहे हैं, जरा देखना है। तीनों केस हैं, ये केस 1 था, ये केस 2 है, ये केस 3 है। तो नैन्सी लिमिटेड को पेमेंट करना था, जितने का भी पेमेंट करना था, नैन्सी लिमिटेड ने कहा हम 20,000 रुपए के शेयर देंगे। तो ये जो ट्रांजेक्शन सेटल हो रहा है ये इक्विटी में सेटल्ड हो रहा है, तो इसको कहा गया इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, नाम रख दिया गया। ठीक है, बचपन में भाई नाम वैसे ही तो रखेंगे जैसे तुम हो यार। बचपन में एक लड़का बड़ा गोलू गोलू सा था, मोलू मोलू सा था, मोटा मोटा था, उसका नाम गोलू रख दिया। एक बड़ा सीधा साधा था, उसका नाम भोलू रख दिया। तो जैसे तुम हो वैसा तुम्हारा नाम रख दिया जाएगा। इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, तुम्हारा सेटलमेंट इक्विटी में हुआ है तो इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट है। और यहां पर तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। सर कितने कितने भी हो सकता है, ऐसा बोला हो, यहां पे बोल दिया हो बेस्ड ऑन शेयर वैल्यू, बेस्ड ऑन शेयर वैल्यू कि 2000 शेयर की जो भी वैल्यू होगी उतना पैसा दे देंगे। ठीक है ना, बेस्ड ऑन शेयर वैल्यू में अगर डाउट है तो इसको भी और अमेंड करवा सकता हूं मैं, बेस्ड ऑन शेयर वैल्यू, ठीक है ना, ऑफ एनी नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपको और हालांकि जरूरत नहीं है, अगेन बोलूंगा कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई मैंने कहा कि मैं तुम्हें कितना पैसा दूंगा, तुम मेरे यहाँ रिपेयर्स करके गए हो, मैंने कहा साहब देखिए 1000 शेयर की जो भी वैल्यू होगी दे दूंगा मैं आपको, 100 शेयर के बराबर की वैल्यू दे दूंगा, कैश में दूंगा। लेकिन तो ये हो गया, इसको इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, मतलब प्यार को मतलब इस टर्म को, तो कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। और ये तीसरा वाला जो है ये तो कॉम्बो कॉम्बो कॉम्बो, तो इस कॉम्बो को नाम दिया, इसमें शेयर बेस्ड पेमेंट को हम पहले लिखेंगे। शेयर बेस्ड पेमेंट तो है ही, ये भी शेयर बेस्ड पेमेंट तो है ही, ठीक है ना, शेयर बेस्ड पेमेंट विथ कैश अल्टरनेटिव, इसको कैश अल्टरनेटिव बोला। इंडेस 102 हम पढ़ रहे हैं और यहां पर अब समझ में आ गई बात, ठीक है ना। और ये हम यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है आपके मन में कोई डाउट्स आ रहे हो तो डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ये डाउटलेस क्लासरूम है, इसमें डाउट आएगा नहीं आपको। मैक्सिमम कुछ डाउट आता भी है तो वो आगे 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यह ध्यान रखना, इंडेस 102 के क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। स्टूडेंट्स को पढ़ते पढ़ते इजी लगता है, लेकिन क्वेश्चन इसके कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आराम से पढ़िए। नोट यहां पर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, नैन्सी लिमिटेड pays rupees 2000 for goods, services, assets, etc. बताइए क्या ये शेयर बेस्ड पेमेंट है? यस सर। अरे कैसे गंदी गंदी बातें करते हो, कैसे यस सर यार। मैंने कहा लिखा कि कैश शेयर की वैल्यू पर बेस्ड है, 2000 रुपए दूंगा फिक्स है। लिखोगे ना सर? इट इज नॉट शेयर बेस्ड पेमेंट, इट इज नॉट शेयर बेस्ड पेमेंट, दिस इज नॉट शेयर बेस्ड पेमेंट। ये शेयर बेस्ड पेमेंट नहीं है, बिकॉज
कैश इज गिवन बट amount of cash not based on value of shares. आप समझिए, एस का नाम पेमेंट इन शेयर्स नहीं है। पेमेंट इन शेयर्स का मतलब तो होता है कि सिर्फ शेयर ही दे सकते हो। एस का नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट। पेमेंट तुम कैसे भी करो पर उसकी वैल्यू शेयर पे बेस्ड होनी चाहिए, शेयर की वैल्यू पर बेस्ड होनी चाहिए, वो शेयर बेस्ड पेमेंट है। ठीक है सर, आ गई थोड़ी थोड़ी बात तो सर समझ में आई है आपकी, ठीक है ना, ये तो सर समझ में आया। तो आपने ये चौथे पॉइंट में थोड़ा समझाने की कोशिश की है। मैंने कहा हाँ, तो अब पहले पांचवा पॉइंट लिख लो, शेयर बेस्ड पेमेंट। इसका क्लासिफिकेशन इंड एस 102 में क्लासिफिकेशन क्या हुआ है, कितने तरीके का है सर? तीन तरीके से इसको बांटा। एक, इक्विटी सेटल्ड एसबीपी, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, एक कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, और एक एसबीपी विथ सीए। एसबीपी विथ सीए, कैश अल्टरनेटिव को मैं सीए बोल देता हूं, सीए, एसबीपी विथ सीए। तो इसका अब देसी शुद्ध देशी मतलब मीनिंग, हाँ रोमांस नहीं, तो इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, तो यहां पर हम लिखेंगे पेमेंट शेयर्स में ही होगा। सर आप हिंदी लिखवा दोगे? मैंने कहा बिल्कुल, मैं हिंदी को इंग्लिश में लिखवा देता हूं जहां पे मेरे को लगता है। पेमेंट शेयर्स में ही होगा। ओ यस सर। सर इसका मतलब बताओ सर, कैश सेटल्ड का पेमेंट कैश का मतलब हाँ कैश इक्विवेलेंट भी होता है, बैंक से दे दो, चेक से दे दो, आरटीजीएस, एनईएफटी, कैसे भी। पेमेंट कैश एक्सेट्रा में आ गए, कैश एक्सेट्रा में होगा, में ही होगा। यहां शेयर इशू नहीं करोगे आप उसको, नो, कैश ही देना है आपको कैश ही देना है। बट कितना कैश एक्सेट्रा देना है, कितना कैश एक्सेट्रा देना है, ये डिपेंड होगा कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स, जो भी डिसाइड किया कि हम आपको 2000 शेयर के बराबर की वैल्यू देंगे, 3000 शेयर की जो भी वैल्यू होगी उतना कैश दे देंगे। तो ये डिपेंड होगा कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू पर। सर ये PAR पर होता है तो आपने डबल आर क्यों लगा दिया? वो कई बार क्या होता है ना, वो इक्विटी शेयर एट पार, एट डिस्काउंट, एक प्रीमियम होता है, तो पार नहीं समझ लो आप, ये हिंदी वाला पर है, पर, ठीक है ना, कुछ स्पेसिफिक नंबर की शेयर्स की वैल्यू पर। आप अंग्रेजी में लिख लें ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स। और इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ say this is 1, say this is 1, say this is 2, this is 3, combination of 1 and 2। ये पहले हमने समझ लिया, और शेयर बेस्ड पेमेंट का भी जनरल मीनिंग ही समझा है हमने बहुत ही, लेकिन हाँ क्लासिफिकेशन हमने इस पर इंड AS 102 समझ लिया कि शेयर बेस्ड पेमेंट होता क्या है।
ठीक है ना। तो अब इस एएस में हमको क्या पढ़ना है जी सर जी। मैंने कहा रुकिए तो सही, हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में, यूं न आंखें दिखा। इंडेस 102 हमें क्या बताएगा, इंडेस 102 हमें क्या बताएगा, इसका स्कोप क्या है जी, स्कोप। सर इंडेस 102 क्या बताएगा, ये तो अब आप ही हमें बता सकते हो सर, और कोई नहीं बताएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं ही बताऊंगा आपको। इंडेस 102 का स्कोप क्या है, तो भाई सीधी बात है, इंडेस 102 हमें बताएगा रिकॉग्निशन। देखो मैं मालूम बच्चों वाली भाषा भी बोल सकता था, अकाउंटिंग। ए इंडेस 102 हमें शेयर बेस्ड पेमेंट की अकाउंटिंग बताएगा। नो, अकाउंटिंग में क्या होता है, हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू रिकॉर्ड, एंट्रीज क्या होंगी, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, एंड मेजरमेंट, उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, उनकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो ये बताएगा रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट हमें बताएगा, किसका रिकॉग्निशन किसका मेजरमेंट, यहां पर रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ इक्विटीज। ईएस मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहां पर, 3 तरह के शेयर बेस्ड पेमेंट, इक्विटी सेटल्ड एसबीपी, ठीक है, कैश सेटल्ड एसबीपी, सीएस एसबीपी, और तीसरा एसबीपी विथ कैश अल्टरनेटिव सीए। सर इन तीनों के नाम मैंने कहा जी यहां लिख लो, चलो, ईएस एसबीपी, सीएस एसबीपी, और ये तो है एसबीपी सीए। तो इन तीनों की अकाउंटिंग हमको सीखनी है। एनी डाउट इन दिस? यहां तक की बातें क्लियर हो गई आपको? सर एक चीज पूछनी है। हाँ बिल्कुल पूछिए। सर कंपनी को सपोज 5,000 का पेमेंट करना है, ठीक है, उसकी शेयर की वैल्यू पर ज्यादा है, हाँ तो तो ये मैं कंपनी सारे केसेस लूंगा ना, ये मैं सारी चीजें भी करवाऊंगा ना, ये वैल्यू ज्यादा वैल्यू कम तो कैसे वैल्यूएशन होगा, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन, यही तो मेजरमेंट में सिखाऊंगा। और एंट्री कैसे होगी, क्या डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, डिफरेंस का क्या होगा, यही सब तो मैं सीखना है। ये तो अभी बाकी है, अभी ये बाकी है और मैं जिंदा हूं, मैं अभी हूं। अरे नहीं ओके ऐसा सर। मत सोचो, मैं रहूंगा, अभी मुझे बहुत कुछ करना है इस दुनिया में। हेलो, यस सर। हाँ तो आप जो पूछ रहे हैं ना वो तो बिल्कुल अभी हम करने वाले हैं। आप कुछ वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल आ जाएगा, आपको अपने आप यस आएगा। सर। हाँ सारी चीजें आएंगी वो तो। चलो, तो अभी अभी और बहुत सारी बातें होंगी, अभी तो मन में और सारी चीजें आ सकती है। सर ये वाली चीज शेयर बेस्ड पेमेंट होगी कि नहीं होगी, सर ये शेयर बेस्ड पेमेंट होगा कि नहीं होगा, इस तरीके की बातें तो बहुत सारी हो सकती है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट कर लिया कि आपने, मुझे ये बता दीजिए आप। यस सर। हो गया, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखिएगा।
चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर आराम से। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है पॉइंट नंबर 7। इसमें लिखेंगे अकाउंटिंग फॉर इक्विटी सेटल्ड एसबीपी। समय तो है ना अभी? हाँ है। ठीक है ना? लिखिए इसमें अकाउंटिंग फॉर इक्विटी सेटल। मेरे को एक बात पहले क्लियर कीजिए, आपको इक्विटी सेट, आपको शेयर बेस्ड पेमेंट और ये तीनों केस समझ में आ गए ना? यस सर। बेसिक मीनिंग, हाँ एब्सोल्युटली सर। बस बस बेसिक मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको, तो मैं आगे बढ़ूँ। हाँ नहीं तो ऐसा नहीं हो। हाँ अब देखो, अभी वैसे बहुत क्लियरिटी से आ जाएंगी चीज समझ में, ठीक है ना? अरे यार ये क्या हो गया? दबी हुई है कीबोर्ड पे। अच्छा हाँ यार ये कुछ गड़बड़। ओके चलिए, अकाउंटिंग फॉर इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है ना? इसमें लिखिए थोड़ा आराम से लिखना है यहां पर। इन केस ऑफ एम्प्लॉइज, इन केस ऑफ एम्प्लॉइज, और यहां पे आएगा इन केस ऑफ नॉन एम्प्लॉइज। सर मतलब आएगा, मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से आप लोग इसको नोट करिएगा पहले। ओहो 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 ओहो, इन केस ऑफ एम्प्लॉइज क्या होगा जरा देखें। ट्रांजैक्शन प्राइस इज फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट में यह तो तय हो गया कि हमें जिसको भी पेमेंट करना है, हम वो कंपनी उसको शेयर्स इशू कर देगी। यहां कैश की कोई बात नहीं होगी, यहां सीधे शेयर इशू हो जाएंगे। तो ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी, हम रिकॉर्डिंग किस पे करेंगे? तो इंड AS 102 कहता है कि अगर आप एम्प्लॉइज को पेमेंट कर रहे हो तो जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू है वही ट्रांजैक्शन प्राइस होगी, वही ट्रांजैक्शन प्राइस होगी। लेकिन अभी एग्जांपल करेंगे तो और क्लियरिटी बढ़ेगी। यहां लिखिए, और इन केस ऑफ नॉन एम्प्लॉइज, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ट्रांजैक्शन प्राइस इज फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज एसेट्स received from supplier and if such fair value not available, then fair value of equity instruments is transaction price.
तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, एएस या इंडेस क्यों बनाए जाते हैं। कई तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। वैसे तो देखो सिंपल है, असेट का ट्रांजैक्शन होगा, या लाइबिलिटी का, या इनकम का, या एक्सपेंस का। अकाउंट में चार ही चीजें होती है। मैंने हमेशा कहा वो पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट, वो सब ट्रेडिशनल पुरानी बातें हैं। चार ही चीजें होती है, असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। और उनके साथ दो ही ट्रीटमेंट होते हैं, असेट और एक्सपेंस बड़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। लाइबिलिटी और इनकम बड़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। यही होता है। लेकिन फिर भी बहुत तरीके के वैरायटी के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो अकाउंटिंग को लेकर डिस्प्यूट आ सकता है, कैलकुलेशन को लेकर कोई अलग अलग व्यू हो सकते हैं लोगों के, और उसी व्यू को सेम करने के लिए स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि भाई अब सब लोग ऐसे कर लो। स्टैंडर्ड का मतलब है, इंडेक्स का मतलब है कह दिया ना, बस कह दिया, तो अब ये फॉलो करना है। तो यहां पर ये हो गया ट्रांजैक्शन प्राइस इज फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, यहां हमने लिख लिया है। अब इसको अप्लाई करते हैं। तो यहां पर लेंगे भैया एग्जाम्पल, सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने हमें सर्विस दी, वर्थ ₹5,000, शेयर्स इशूड टू एम्प्लॉय, हमने उस एम्प्लॉय को पैसे देने के बदले में शेयर इशू कर दिए, हैविंग फेयर वैल्यू ₹7,000। तो इंडेस 102 कहता है कि भैया अगर आप सर्विसेज ट्रांजैक्शन, अगर आपका एम्प्लॉय से ट्रांजैक्शन है तो निश्चित रूप से एम्प्लॉय से तो आपका सर्विस का ही ट्रांजैक्शन होगा। एम्प्लॉय आपको सर्विस देगा, आप उसको सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन एक्सेट्रा जो भी दोगे वो दो। अब आप कह रहे हो साहब उसकी वैल्यू तो 5,000 की, उसने जो हमको सर्विस दी वो 5,000 की थी, तो फिर आप उसे 7,000 की वैल्यू के शेयर क्यों दे रहे हो। अरे 7,000 रुपए के शेयर दे रहे हैं, वो एक शेयर भी हो सकता है, और 700 शेयर 10 रुपए वाले भी हो सकते हैं, और वो 350 शेयर 20 रुपए वाले भी हो सकते हैं। नंबर पे मत जाइए, पर शेयर की जो फेयर वैल्यू 7,000 है। तो इंडेस कहता है कि नहीं, अगर एम्प्लॉय के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है तो हमें उसकी जो आपने सर्विस उससे ली उसकी वर्थ की जरूरत ही नहीं है। हम तो जो शेयर दिए वही मानेंगे कि उतने की आपने सर्विस ली है, उतने की ही आपने सर्विसेज ली हैं, उतने की। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों? भाई ऐसा इसलिए कि आज आप मेरे यहाँ काम करते हो, आज मेरे यहाँ 10 लोग काम करते हैं, हो सकता है लगभग 10 लोग एक जैसे काम करते हो, पर किसी की तनख्वाह 5 हो, किसी की 5.5 हो, किसी की 6,000 हो, कोई पुराना हो, कोई नया हो, कोई ज्यादा एफिशिएंट हो, और वो मेजरेबल नहीं होता। तो आप किस एम्प्लॉय को कितनी तनख्वाह देते हो एग्जैक्टली आप ये जेन्युइनिटी चेक नहीं कर सकते कि ये होगा। और इंडिया में स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो जिसमें शेयर्स की वैल्यू आपको रेडीली मिल जाएगी हमेशा, और वो रिलायबल वैल्यूज होती हैं। तो इसलिए हालांकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इंडेस में ऐसा कहीं नहीं लिखा जो मैं बोल रहा हूं। मैं तो ये बोल रहा हूं कि इंडेस ऐसा क्यों बनाया होगा, क्योंकि जो अकाउंटिंग होती है मनी मेजरमेंट पर, मनी मेजरमेंट रिलायबल होना चाहिए। रिलायबिलिटी इस 7,000 की वैल्यू की यहां पे ज्यादा दिखाई देती है। सर्विसेज के केस में तो बहुत मुश्किल है। हाँ गुड्स हो, ठीक है। और एक बात और, मे भी पॉसिबल, चलो मे भी पॉसिबल, आपका कहना भी सही हो सकता है। आप देखिए मैं बात समझना, हाँ बिल्कुल मैं मानता हूं कि सर सर्विस में जो है एम्प्लॉय की सर्विस है और तय है कि भाई ये एम्प्लॉय इतनी वर्थ का है, ऐसा हो सकता है, मोर और लेस रिलायबल। एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं निकल सकता पर रिलायबल तो निकल ही सकता है सर। लेकिन एक बात समझना, एम्प्लॉय के और आपके बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा हो सकता है जो गलत, जो बायस्ड वैल्यू का हो। आप और एम्प्लॉय कुछ भी सेटलमेंट कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि एम्प्लॉय एक तरीके से इंटरनल पर्सन है और वो आपके अधीन है। आप किसी से गुड्स खरीदते हो तो वो आपके अधीन नहीं है, वो अपनी प्राइस लेगा। लेकिन खैर इतनी बातों की जरूरत नहीं है यहां पे, ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। एज पर इंडेस एंट्री पास क्या होगी, रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट, आप इसको सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी बोल सकते हैं, 7,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7,000। ये शेयर बेस्ड पेमेंट है। शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब पेमेंट शेयर में भी हो सकता है और पेमेंट कैश में भी हो सकता है, बशर्ते वो कैश शेयर की वैल्यू पर बेस्ड हो। अगर ये कैश को यहां पे शामिल नहीं करना होता तो इस एस का नाम शेयर बेस्ड पेमेंट नहीं होता, इस एस का नाम होता शेयर पेमेंट, पेमेंट इन शेयर्स। लेकिन नहीं, इसका नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट में पेमेंट इन शेयर्स भी शामिल है और पेमेंट इन कैश भी शामिल है, बशर्ते वो कैश आप शेयर की वैल्यू पर बेस दो, ठीक है ना। तो ये अज्यूम कर लिया मैंने 700 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। सर अगर ऐसा लिखा आता क्वेश्चन में तो सपोज इफ
350 शेयर्स 10 ईच, ये पार है, एट पार, मतलब 10 रुपए का ही शेयर और 10 में इशू हुआ, शेयर ऑफ ₹10 ईच। फेयर वैल्यू बाजार में 20 है सर, शेयर तो 10 रुपए का है, वैल्यू 20 रुपए है उसकी, तो फिर एंट्री क्या होगी? बड़े लॉजिक की बात, रिम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट, अरे साहब वो तो 7,000 भी होगा ना फेयर वैल्यू पर, 700 इंटू 10 ही फेयर वैल्यू है, यहां पे 350 शेयर तो इंटू 20 ही फेयर वैल्यू है। और अब आप 11th क्लास में पहुंच जाइए सीधे, 350 का शेयर, 10 रुपए वाला शेयर 20 में इशू होता है तो प्रीमियम आती है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, कोई बता सकता है मुझे? हेलो? यस सर यार। तो बस हो गया, ठीक है ना। यहां पर ये एंट्रीज जो हम कर रहे हैं ये इंड AS 102 के हिसाब से चल रही हैं। क्या लिखा था? अगर एम्प्लॉय के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी? फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। वो सर्विस की वैल्यू कितनी उससे मतलब नहीं है। नोट, अबाउट ट्रांजैक्शन इज विथ एम्प्लॉई, सो ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है इससे कोई मतलब नहीं, वो सर्विस कितने की वर्थ रखती है, आपने कैसे निकाला उससे कोई मतलब नहीं। ट्रांजैक्शन प्राइस इज फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड। चलिए, पर लॉजिकली देखे तो ऐसा कोई करेगा क्यों? हाँ जी, लॉजिकली देखें तो ऐसा करेगा क्यों कोई भी? 5,000 के बदले 7,000 की वैल्यू के। नहीं नहीं यार, आप प्रैक्टिकली सोचो। आप एक तो लॉजिकली सोच रहे हैं ना, प्रैक्टिकली सोचो। ये तो मैंने दे दिया वो 5,000 की वर्थ थी, वो 5 की थी, 6 की थी, 8 की थी, क्या मालूम यार। एक बात बताओ, एक एम्प्लॉई हो आप मेरी, आप मेरे से 10,000 रुपये महीना लेते हो, साल का मैं आपको 1,20,000 देता हूं, तो कोई जरूरी है आप मुझे 1,20,000 कमा के दे दोगे? आप मुझे 1,20,000 भी दे सकते हो, कभी 1.5 लाख दे सकते हो, आपकी वजह से मेरे को 2 लाख मिल सकता है। ये रिलायबल मेजरमेंट है ही नहीं, तो सीधी बात है यार। और एक बात और सोचिए, हम कोई, एक बात हमेशा ध्यान रखो अकाउंट्स पढ़ते वक्त, हम क्या पुलिस में हैं, हम क्या CBI में हैं कि वो ऐसा क्यों करेगा? हमारा काम ही नहीं है, हम अकाउंटेंट हैं, हम अकाउंटेंट हैं। एक बात बताऊं, मेरा क्लाइंट, मैं हालांकि प्रैक्टिकल बात नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको अकाउंटिंग की बात, मेरा क्लाइंट मुझसे बोलता है कि साहब वो मैंने जो है ना मेरा एक बिजनेस कॉम्पिटिटर है, उसका मर्डर करने के लिए एक डॉन को 5 लाख रुपए दे दिए, क्या करूं? मैं बोल दूंगा भैया सुपारी अकाउंट डेबिट टू कैश, P&L टू सुपारी। मुझे इससे क्या मतलब, तू मर्डर करा रहा है कि नहीं? ये काम पुलिस का है, CBI का है, CID का है, मेरे को क्या, मैं तो सीधा साधा अक्षय हूं, अक्षय मतलब अकाउंटेंट हूं। सर मुझे इससे देखो, सबसे पहले अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि वी आर अकाउंटेंट, हमें इससे कोई मतलब नहीं। इवन इलीगल ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड मेरे हिसाब से। तो ये इनकम टैक्स वाले देखेंगे कि वो अलाउड है कि डिसअलाउड है, ये CBI, ये पुलिस देखेगी कि उसने क्या किया है। अरे गैंगस्टर की तो अकाउंटिंग होती है। हाँ सर, ये जो सर्विसेज है ये विद इन एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, विद आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है? अरे देखो, नॉर्मल बात तो ये करिए कि अगर वो हमारा एम्प्लॉय है तो हम विद इन एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, लेकिन विद इन एम्प्लॉयमेंट में भी 2 बातें होती है। देखो, एक होता है एक्स ग्रेशिया, एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल। अगर आपने लॉ पढ़ा हो तो कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब तो ये है कि मैंने आपसे बोला है कि भैया ये करना पड़ेगा और आपको मैं इतने पैसे दूंगा, तो आप वो करोगे ही मेरे लिए, आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एक्स ग्रेशिया का मतलब ये होता है इच्छा से, आपने मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा कर दिया और मैंने आपको इच्छा से आपको एक्स ग्रेशिया कुछ अलग दे दिया, कुछ दे दिया मैंने आपको।
जैसे वो पुराने जमाने में जब हम टीवी सीरियल देखते थे, राजा महाराजाओं के देखते थे ना, हम रामायण महाभारत वाले सीरियल आते थे, तो 10 उसमें क्या मुद्राएं होता दे था, दी जाए। उसमें एकदम से युवराज युवराज जैसे महाराज क्या लड़का पैदा होता था तो वो दाई माँ दौड़ती हुई आती थी, महाराज 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 युवराज पैदा हुए हैं युवराज। तो दाई माँ को सैलरी तो मिलती होगी कॉन्ट्रेक्चुअल, महाराज गले की एकदम माला चेन। निकाल ऐसे निकाल के दे देते थे। तो वो एक्स ग्रेशिया पेमेंट था। मेरी बात समझ रहे हैं? यस। तो यहां पर इससे कोई मतलब नहीं कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट है, फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय हमने उसको दिया है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली ये वो यहां पर कवर हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझे? हालांकि अभी जरूरत नहीं है उस चीज की, धीरे धीरे सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, एम्प्लॉय को हम कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट भी देते हैं और एक्स ग्रेशिया भी देते हैं। अच्छा, मैं आपको Okay. बता दूं, हाँ जी, ओके सर, ओके हाँ, ओके। और हम तो अकाउंटेंट है, मैंने क्या कहा आपसे, मुझे इससे कभी लेना देना ही नहीं रहा कि आपने ट्रांजेक्शन सही किया गलत किया, कुछ भी किया हो, ठीक है ना, कुछ भी किया हो आपने, ठीक है। जैसे मैं आपको एक अजीब सा एग्जांपल बताता हूं। मैंने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, मैंने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी और सामने वाले ने मुझे 1 लाख रुपए कैश दे दिया। अरे बहुत अच्छा किया साहब, आपने ये मशीन ले जाओ मेरे पास से, यार जी का जंजाल है मेरी ये। मशीनरी खरीद तक मेरे को पैसे मिले, तो मैं तो सिंपल अकाउंटेंट हूं साहब, मैं तो एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट जो है, मशीनरी अकाउंट मेरे पास कितने की आई वो डेबिट करके, मतलब मैं उस हिसाब से अकाउंटिंग करूंगा। हालांकि इस पर एक एस लग जाएगा, इसलिए मैं भी उसकी पूरी एंट्री नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ट्रांजेक्शन सही हुआ गलत हुआ, जेन्युइन है इनजेन्युइन है, लीगल है इलीगल है, बायस्ड है अनबायस्ड है, मैं तो अकाउंटेंट हूं, मैं उसकी एंट्री पास कर दूंगा। तो प्लीज आप समझें इस बात को, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। बिल्डिंग एक्वायर्ड, हमने जी बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है ना, और बिल्डिंग एक्वायर्ड, फेयर वैल्यू ₹1 लाख, फेयर वैल्यूज 1 लाख रुपए की है, ठीक है कि नहीं? या अभी अपन एक काम करते हैं, थोड़ा इजी बना लेते हैं, आज थोड़ा लास्ट में चल रहा है। फेयर वैल्यू नॉट नोन, नॉट रिलायबली मेजर्ड। लो भाई, फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर्ड नहीं हो पा रही है, तो बिल्डिंग किससे खरीदी? ये डेफिनेटली ट्रांजैक्शन विद नॉन एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई नहीं है ये, तो नॉन एम्प्लॉई के लिए क्या लिखा था कि ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी, जो चीज आप ले रहे हो उसकी फेयर वैल्यू, और अगर वो नहीं हो हाँ बस, तो फिर मैंने इजी एग्जांपल बना दिया। तो यहां पर फेयर वैल्यू नॉट रिलायबली मेजर्ड, बिल्डिंग एक्वायर्ड, फेयर वैल्यू नॉट रिलायबली मेजर्ड, इन एक्सचेंज ऑफ से कुछ भी ले सकते हैं हम यहां पर से 10,000 शेयर्स of ₹100 each, FV 120 each। तो एंट्री बड़ी सिंपल है, बिल्डिंग नाम की असेट बढ़ जाएगी डेबिट, ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फेयर वैल्यू बोलो कितनी आएगी, 10,000 इंटू 120, जल्दी बोलें। बोलो 12 लाख। वेरी गुड, 12 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एक लाख, ओ 10 लाख ना, सॉरी 10 लाख, 10 लाख, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2 लाख, कितना, 2 लाख, 2 लाख। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक आखिरी एग्जांपल और ले लेते हैं। बिल्डिंग एक्वायर्ड, फेयर वैल्यू 2 लाख है,
995 शेयर्स इशूड, कुछ भी आ सकता है ना, नहीं तो आदत पड़ जाती नंबर 1000 10,000 की। 995 शेयर्स इशूड, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच। ये 100 रुपए का एक शेयर है, इसकी फेयर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फेयर वैल्यू मार्केट में कुछ भी हो सकती है। मत लिखो, जरूरत ही नहीं है। एक बात बताओ, जरूरत है क्या फेयर वैल्यू की? यहां पर नहीं है सर। नहीं है, क्योंकि जो असेट आपने लिए ट्रांजैक्शन नॉन एम्प्लॉय के साथ हुआ है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली एंट्री क्या होगी बताइए? ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट मतलब ही नहीं है, मैं फेयर वैल्यू क्यों दूं आपको? बिल्डिंग 2 लाख की लेनी है अब आपको। यस। इक्विटी शेयर कैपिटल टू। रीजन है कि बिल्डिंग है, गुड्स है, इनकी वैल्यू आउटसाइडर के साथ आप बायस नहीं हो सकते। कोई भारी व्यक्ति है तो जेन्युइन वैल्यू पे ही ट्रांजैक्शन होगा। हालांकि इतना सब कुछ नहीं सोचना है। इन डे यही सब तो प्रॉब्लम थी कि ये ले कि वो लें, इसीलिए तो एस बना है। ऑफिस बिल्डिंग डेबिट 2 क्या करेंगे जल्दी बोले? इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन यहां पर मालूम है, मेरी जान मत खाना, यहां पर तो 11वीं क्लास का फंडा लगा देना। 99,500 आएगा कि नहीं? अरे भाई, कैपिटल तो 100 रुपए भी क्रेडिट होगी ना। हाँ सर। ये कोई नई बात थोड़ी है कि इसमें आप मेरे पीछे पड़ जाओ। ये क्या बदतमीजी है? बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, नानी तेरी मोरनी को। हाँ, कितना आ रहा है जल्दी बोलो? मोर ले गए। वेरी गुड, ये ऐसे होगा। खैर, बस इतना काफी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और बहुत एडवांस क्वेश्चन इसमें आएंगे। हेलो हेलो हेलो। यस सर। हाँ जी, तो एक बात समझ लिए। क्या समझ लिया? इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब हमें पेमेंट करना है। पेमेंट कैश में हो जरूरी है? नहीं, पेमेंट शेयर्स में भी हो सकता है, ठीक है। शेयर्स में पेमेंट होगा तो भी शेयर बेस्ड पेमेंट है, और कैश में पेमेंट होगा, लेकिन कैश की जो कितना कैश पेमेंट होगा वो शेयर की वैल्यू पर जब बेस्ड होगा तो वो भी शेयर बेस्ड पेमेंट होगा। पेमेंट किसको होगा? एम्प्लॉइज को होगा, नॉन एम्प्लॉइज को होगा। एम्प्लॉइज को क्यों होगा? सर्विस के लिए। नॉन एम्प्लॉय को क्यों होगा? सर्विस के लिए, गुड्स के लिए, एसेट के लिए, किसी लिए भी हो सकता है, ठीक है। और उसमें 3 तरह के शेयर बेस्ड पेमेंट है। शेयर इशू करोगे तो इक्विटी सेटल्ड, शेयर की वैल्यू पर बेस्ड कैश दोगे तो कैश सेटल्ड, और दोनों का कॉम्बो दोगे तो शेयर बेस्ड पेमेंट विद कैश अल्टरनेटिव। इन तीनों का रिकॉग्निशन कैसे होगा, मेजरमेंट कैसे होगा, ये इंडेस 102 हमको सिखाएगा। और इंडेस 102 में हमने स्टार्ट किया है इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट की अकाउंटिंग, और उसमें हमने सीखा, उसमें हमने लिखा कि ट्रांजैक्शन अगर एम्प्लॉइज से है तो ट्रांजैक्शन की प्राइस क्या होगी, जो भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू वो, और अगर नॉन एम्प्लॉइज से ट्रांजैक्शन है तो जो भी चीज आप ले रहे हो उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू लेना है। दैट्स इट। हेलो।